गुमराह एपिसोड 155। ड्राइवर ने मुझे जनाना कॉलेज के सामने उतार दिया। वो बोला, आप थाने नहीं जाएंगे? अभी नहीं, मैं कुछ सोच लूँ पहले। ये टायर उसी दुकान पर रख दो जहाँ से हमने उठाए थे, मैं उनसे खुद ले लूँगा। जी बहुत बेहतर। वो अगर पूछें तो मैं उन्हें क्या बताऊँ? कह देना कि वो गाड़ी ही जल गई जिसके ये टायर थे। मैंने ड्राइवर से जान छुड़ाते हुए कहा और ब्रीफकेस हाथ में लेकर दूसरी तरफ चल निकला। कॉलेज मेरे सामने था, मगर उसके अंदर तो मैं झांक भी नहीं सकता था। वहां से पीछे हटकर मैं एक चाय खाने में जा बैठा। मुझे कॉलेज में छुट्टी हो जाने का इंतजार करना चाहिए था। चाय का ऑर्डर देकर मैंने सामने रखे अखबार पर नजरें जमा दी, मगर लफ्ज मेरी नजरों में गटमट हो रहे थे। मेरी नजर भी गुस्से की वजह से तिलमिला रही थी। कोई चीज मुझे सीधी दिखाई नहीं देती थी। एक ऐसे मखमसे में उन लोगों ने मुझे फंसा दिया था कि मेरा बस नहीं चलता था, वरना मैं उन लोगों को उधेड़ के रख देता। चाय खाने में कई और आदमी भी बैठे थे और वो अपनी दुनियादारी की बातों में मसरूफ थे, जिन पर मैं कोई तवज्जो न दे सका। एक आदमी अचानक चाय खाने में दाखिल हुआ और मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अच्छी तरह याद है, वो सुरमई रंग का कोट पहने था जो उसके कंधों पर झूल रहा था। उस पर उसने टाई भी लगा रखी थी और हाथ में उसने मेरे ही जैसा ब्रीफकेस उठा रखा था। वो उसने मेज के नीचे रख दिया। मेरा ब्रीफकेस भी वहीं धरा था। चाय के लिए कहकर वो आदमी अखबार घसीट कर पढ़ने लगा। कॉलेज की छुट्टी होने में अभी देर थी और मुझे वहां बैठकर गाड़ी के जल जाने का मातम भी करना था। मैंने सोच लिया था कि उन लड़कियों से बात करने के लिए मैं कोई टैक्सी किराए पर ले लूंगा। अगरचे वहां ज्यादा तादाद में टैक्सी नजर नहीं आई थी, मगर चाय खाने के बाहर दो एक हर वक्त मौजूद रहती थीं। ड्राइवर चाय के लिए वहां बार बार आते थे। वो आदमी कोई 20 मिनट तक वहां बैठा। इस दौरान उसने चाय के साथ समोसे भी खाए और फिर बड़े इत्मीनान से वो बिल अदा करके बाहर निकल गया। मैं उस घड़ी अपनी सोचों में गर्क था और अखबार का एक सफ़ा मेरे सामने खुला पड़ा था। मैं उसकी बातों पर गौर करने के बजाय उस सूरत हाल का जायजा ले रहा था जिसने मेरे लिए जीना हराम कर दिया था। मुझे इस दौरान बस मामूम सी बात की तरह याद है कि उस आदमी ने बिल अदा कर दिया था और बस, और ब्रीफकेस उसके हाथ में था। ये मुझे नहीं मालूम कि किस हाथ में। उसकी आमदोरफ्त को मैंने कोई अहमियत ही नहीं दी। मैं कोई 3 घंटे तक वहां बैठा रहा। इस दौरान मैंने 4 बार चाय पी, लोगों की ढेरों बातें सुनी, मगर याद एक भी ना रही। पता नहीं वो क्या कुछ कहते रहे। उस वक्त दिन के 12:30 बज रहे थे कि कॉलेज का गेट खुल गया। मैंने फौरन ही मेज के नीचे से अपना ब्रीफकेस उठाया और लड़कियों के रेले की तरफ देखता हुआ चाय खाने से निकल गया। सामने एक टैक्सी खड़ी थी। मैं एकदम उसमें जा बैठा। उसका ड्राइवर चाय खाने के बाहर बैठा चाय पी रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, कहाँ जाएंगे चौधरी साहब? मुझे वजीराबाद जाना है भाई, तुम जल्दी से चाय खत्म कर लो। ये कहकर मैं फिर लड़कियों की तरफ देखने लगा। एन उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो सफ़ेद कार एक बार फिर गेट से ज़रा हटकर आन ठहरी है। मैं गुस्से से पागल होकर पिस्तौल के लिए ब्रीफकेस खोलने लगा, मगर अब जो मैं देखता हूँ तो वो मेरा ब्रीफकेस था ही नहीं। उफ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? वो बदमाश गलती से मेरा ब्रीफकेस उठाकर चलता बना था। मेरे वजूद में आग सी लग गई। मेरे साथ उस रोज़ बहुत ही ज्यादती हो रही थी। उसका ब्रीफकेस मेरे सामने खुला पड़ा था और उसमें चंद किताबें, एक फटी पुरानी बनियान, एक जोड़ा शलवार कमीज और प्लास्टिक के लिफाफे में बंद एक स्लीपर का जोड़ा था और बस। गुस्से से मेरा हाल बुरा हो गया। वो दोनों आदमी सफ़ेद कार में बैठे हंस रहे थे और मेरे हवास गुम हुए जा रहे थे। मेरे पास हथियार भी कोई नहीं रह गया था। रकम थी सो वो अलग चली गई। उसके तो मजे ही हो गए होंगे। मैंने सोचा, हो सकता है वो भी इन्हीं लोगों का साथी हो, मगर यह ख्याल जल्दी महव हो गया क्योंकि चाय खाने की तरफ उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। वो साला कोई और ही गैर हाजिर दिमाग आदमी था जिसने बेख्याली में अपना ब्रीफकेस की जगह मेरा वाला उठा लिया। और अब वो घर पहुंचकर हंस रहा होगा कि उसे 10,000 भी मिल गए और 2 पिस्तौल भी, जिनमें से एक बहुत ही कीमती था, और कुछ गोलियां भी। कॉलेज से लड़कियां बराबर निकल रही थीं। वो सफ़ेद कार एक कोने में खड़ी रही। अचानक सुर्ख कार मुझे गेट से निकलती दिखाई दी। मैंने अपना मफलर निकालकर सर पर लपेट लिया, इस तरह कि मेरा मुंह भी छुप गया और उसके साथ ही मैंने अपनी शेरवानी भी उतार दी। मेरा ड्राइवर उस वक्त तक स्टीयरिंग संभाल चुका था। शेरवानी के नीचे मैंने पूरी आस्तीन का स्वेटर पहन रखा था। मेरा हुलिया कुछ तो बदल ही गया था। चलो साहब जी? हाँ चलो, मगर इस तरह की उस सुर्ख रंग की गाड़ी को भी निगाह में रखना और सफ़ेद कार को भी। वो जो कोने में खड़ी है, हाँ, वो भी उनके साथ ही निकलेगी। ड्राइवर खासा समझदार आदमी था। उसने फासला देकर टैक्सी सुर्ख कार के पीछे लगा दी, मगर इतनी जगह देकर कि दरमियान से कई गाड़ियां आगे निकल सकती थीं। सफ़ेद कार कॉलेज की दीवार से हटी और लड़कियों की कार के साथ साथ चलने लगी। अब भी मैं यही समझ रहा था कि वो लड़कियां उनसे वाकिफ नहीं हैं। अंदाज़ा मेरा यही था। अब जो मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि कार में 2 नहीं बल्कि 4 लड़कियां मौजूद हैं। टैक्सी खासी आगे बढ़ गई थी और अब मैं उन चारों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए देख रहा था।
वो सड़क सामने के मुख्तलिफ गांव की तरफ जाती थी और कार में सवार 2 लड़कियां शायद वहीं से बस में रोजाना कॉलेज जाती थीं। अब वो उन्हें छोड़ने के लिए जा रही थी। मैंने टैक्सी वहीं रोक ली। चलो, अब मुझे वजीराबाद ले चलो। ठीक है साहब जी। उनके पीछे नहीं जाना? नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। मगर ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि सफ़ेद कार भी बड़ी शाला पर रुक गई थी। वो भी अब उन लड़कियों के पीछे नहीं जा रहे थे। उनका रवैया ऐसा था कि मुझे ना एहसास होने देते थे कि वो मेरा ताक़ुब कर रहे हैं, ना वो लड़कियां समझ सकी कि वो उनके पीछे आ रहे हैं। मेरे पास सबूत भी कोई नहीं था कि वो मेरे साथ क्या कुछ कर चुके हैं। ना मैंने उन्हें सड़क पर कील बिखेरते देखा, ना गाड़ी को आग लगाते। मगर मुझे यकीन था कि असल बदमाशी उन्हीं की थी, लेकिन मैं उन पर यूं ही हाथ नहीं डाल सकता था। उनकी शक्लें मैं अच्छी तरह अपने जहन नशीन कर चुका था, मगर अभी तक उनको मैं ललकार भी नहीं सका था। बसों और कारों का एक हुजूम था जो हर वक्त बड़ी शारा पर चलता रहता था। ऐसे में उन 2 आदमियों को रोक लेना आसान नहीं था। इसमें 1000 कबाहतें पैदा हो सकती थी। जैसे ही मेरे ड्राइवर ने गाड़ी वजीराबाद की तरफ बढ़ाई, वो दोनों बहुत तेजी से हमारे करीब आ गए। इतना करीब कि टैक्सी को सड़क छोड़ना पड़ी, मगर वो आगे नहीं बढ़े, टैक्सी के साथ साथ चलते रहे। पिछली सीट पर बैठे आदमी ने कहा, सोड़ियों, इस मफलर से काम नहीं चलेगा, कोई दुपट्टा ओढ़ लो, तुम्हारी शरबती आँखियाँ बहुत सोड़ी हैं, पर मुखड़ा भी तो दिखाओ। कि कहकर वो खिलखिलाकर हंस दिया और कार को भगा के आगे ले गया। उसकी आवाज़ में बला का तंज था। गाड़ी चंद ही लम्हों में खासी आगे निकल गई। इनका पीछा करो भाई, मालूम तो कर ले कि इनकी पसंद क्या है। मैंने मफलर उतारकर आगे रख लिया। अब उनसे किसी पर्दे की जरूरत नहीं रह गई थी। ड्राइवर भी जवान आदमी था, उसे भी मेरा ख्याल है तैश आ गया था। उसने गाड़ी एकदम तेज कर दी। वो लोग उस वक्त तक चनाब का पुल अबूर करके वजीराबाद जाने वाली पुरानी सड़क पर जा पहुंचे थे। ड्राइवर ने बड़े गुस्से से गाड़ी ले जाकर उनके करीब खड़ी कर दी। एक घना जंगल से हमारे इर्द गिर्द खड़ा था। ओए, तुम क्या बकवास करके आए हो उधर? क्या चाहते हो तुम? ड्राइवर ने बड़े रोब से पूछा। ओए जा, खामखा तू कौन और मैं कौन? असल बात तो मैंने इससे की है, तेरी सवारी से। ये क्यों मुंह छुपा रहा था? मैंने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जाते ही मैंने उनकी कार का दरवाजा खोल दिया। हाँ भाई, ये किस्सा क्या उस्ताद? तुम्हें क्या चीज़ सोनी लगती है? मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसका तना हुआ पिस्तौल मेरे सामने आ गया। मुझसे बची जाओ तो बेहतर है उस्ताद, अभी तो तुम्हारी गाड़ी ही चली है, कहीं तुम्हें भी इधर ही ना रहना पड़े। उसकी आवाज़ में ऐसा एतमाद था कि मैंने एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी गोली किसी भी लम्हे अपनी जगह से सरक सकती थी। वो चुप नहीं हुआ। उसने दरवाज़ा फिर खोल दिया और बोला, बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी लांगाही साहब के दरवाजे पर ना आना और ना उस सुर्खकार पर नजर रखना, वरना बहुत घाटे में रहोगे। इसका मतलब है कि मेरा ब्रीफकेस भी तुम ही ने उठाया था? इसका मुझे पता नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम मुझे ये बता दो कि रात तुम लांगाही साहब की कोठी पर क्यों आए थे और तुमने उन लड़कियों का ताक़ुब क्यों किया है, तो हो सकता है मैं तुम्हें कोई बेहतर रास्ता बता दूँ। ये बात तो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा बच्चे, अभी तो तुम इस पिस्तौल पर नाच रहे हो, इसीलिए मैं चुप हूँ। ये कहकर मैं टैक्सी की तरफ बढ़ा तो उसने अपनी जगह छोड़ दी और पिछली नशस्त के किनारे तक आकर उसने दायां हाथ कार से बाहर निकाला। मगर अभी वो गाड़ी से निकल ही रहा था कि मैंने पलटकर एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका आधा धड़ दरवाजे में फंस गया तो मैंने उसके दाएं हाथ को कलाई से पकड़कर कार के पिछले हिस्से से लगा दिया। मेरा पूरा जोर दरवाजे को बंद करने में सर्फ हो रहा था, जिसमें उसकी गर्दन फंस गई थी। बाएं हाथ से मैंने पिस्तौल उसके हाथ से गिरा दिया, मगर उसके लिए मुझे दरवाज़ा ज़्यादा ही कुव्वत से बंद करना पड़ा। इस असना में दूसरा आदमी लपक कर एकदम बाहर आ गया, मगर मैं उस वक्त तक पिस्तौल कब्जे में ले चुका था। उसने बाहर निकलते एक लंबी सी सलाख मेरे कंधे पे मारनी चाहिए, मगर मैंने दरवाजा एकदम खोलकर उसके पांव उखाड़ दिए। हाथ उसका भी ऊपर उठ ही रहा था कि मैंने उन दोनों को पिस्तौल की जद में ले लिया। हाँ तो अब बताओ बेटे, वो गाड़ी तुमने कैसे चला दी? उस पर तो 1.5 लाख रुपया सर्फ हुआ है मेरा। इतने में टैक्सी ड्राइवर भी बाहर निकल आया और बड़े गजबनाक अंदाज से बोला, मारो जिन कुत्ते के बच्चों को, मत छोड़ो इन्हें, गोली मार दो बस, ये इंसान के पुत्र तो बिल्कुल नहीं है। बताया नहीं तुमने वो गाड़ी कैसे चला दी थी? क्या जिद थी तुम्हें मुझसे? उसको आग मैंने लगाई थी, हम तुम्हें बेबस कर देना चाहते थे। तुम रात भी लांगाही साहब की कोठी पर आए थे, फिर तुम होटल में जाकर सोए। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मत डराओ उस पिस्तौल से हमें। उस आदमी को अब भी अपनी आवाज़ के तहक्कुम पर पूरा यकीन था। उसके एतमाद को देखकर मुझे हैरत होती थी। अपनी गर्दन वो अब भी दोनों हाथों से मसल रहा था। दरवाजे का बोझ उस पर ज्यादा ही पड़ गया था। रात तो हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर जब तुम सुबह सवेरे वहां पहुंचे तो हम तुम्हें सबक सिखाने के लिए बाहर निकल आए। उन लड़कियों का पीछा तुम क्यों कर रहे थे? क्या बात है तुम्हारी? यूं पूछ रहे हो जैसे मैं तुम्हारे बाप का गुलाम हूं। मैंने आगे बढ़कर उस आदमी के सीने पर पिस्तौल रख दिया और बाएं हाथ से मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। लाओ,
इसे मैं दबा दूं, तुम्हारी गर्दन नाजुक मालूम होती है। ये कहते हुए मैंने उसकी रग मसल दी। उसे एक मामूली से झटके की जरूरत थी। वो पुश्त के बल गिरा और आधा गाड़ी के अंदर जा पड़ा। दूसरा आदमी हैरतज़दा सा होकर कार के साथ लग गया। उसकी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। इस दौरान में 2-3 बसें हमारे करीब से शां शां करती गुजर गईं, मगर किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर दिया भी था तो वो रुके नहीं थे। इसका नाम क्या है बरखुरदार? कि हकीम खान है। लांगाही साहब क्या मुलाजिम है? उसने कदरे तरद्दुद से कहा। उसकी आंखों से वहशत नुमाया होने लगी थी। और तुम? मेरा नाम अख्तर है। मैं भी उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता हूँ। और ये फैक्ट्री का ही काम है जो तुम कर रहे हो। तुमने क्या सोचकर मेरी गाड़ी चला दी? तुम यूं करो कि अब ये गाड़ी मेरे पास छोड़ जाओ और लांगाही साहब को बता दो कि हुआ क्या था। ये नहीं हो सकता, वो इसकी इजाज़त कभी नहीं देंगे। तो उनसे पूछ ही कौन रहा है? उनको जाकर सिर्फ इतना बता दो कि तुमने क्या किया और फिर हमने क्या किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये गाड़ी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो एकदम दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग संभालने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ा और गाड़ी से खींचा। फिर उसके मुंह पर एक झापड़ देकर उसे परे गिरा दिया। दूसरे आदमी को भी मैंने गाड़ी से निकाल दिया। वो तो था ही बेहोश। उसे मैंने उसी हालत में खींचा और ले जाकर दरख्त के नीचे फेंक दिया। अख्तर एक बार फिर गर्मी खाकर उठा तो मैंने उसको खौफजदा करने के लिए गोली उसके पाँव में मारी। वो उछलकर पीछे हटा। दूसरी बार उसे मेरे करीब आने की जरूरत नहीं हुई। मैंने जेब से माचिस निकाली और टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो अपनी गाड़ी परे ले जाए। जैसे ही वो वहां से हटा, मैंने सफेद कार को आग दिखा दी। पेट्रोल तक उसका शोला पहुंचा तो चिता की तरह वो जलने लगी, अगरचे उसके अंदर कोई मुर्दा नहीं था। इसको बचा लो मियाँ जी, खुदा के लिए से रोको, ये कार तबाह हो जाएगी। अख्तर ने ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मगर बस वो जलती हुई गाड़ी को हसरत से देखता ही रह गया। तुम्हें मेरी गाड़ी याद नहीं रही? उसे क्यों जला दिया था तुमने? मैंने पलटकर अख्तर को डांटते हुए कहा। वो इतना खौफजदा हो रहा था मुझसे कि मुझे सामने देखते ही वहां से भाग निकला। मगर अभी वो दरख्तों के झुंड में चंद ही कदम आगे निकला होगा कि मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और उसको हवा में उछालकर जमीन पर गिरा दिया। हैरत है कि मेरे बाजुओं में ऐसी कुव्वत कहाँ से आ गई थी। उसका वजन कम से कम 1.5 मन तो जरूर होगा। वो जमीन पर गिरा तो मैंने उसकी रगें मसल दी। जब मैं दोबारा टैक्सी के पास पहुंचा तो उस वक्त तक कार बड़ी हद तक जलकर भस्म हो चुकी थी और ड्राइवर स्टीयरिंग पर बैठा वहां से भाग जाने की सोच रहा था। अब तुम जाओ यार, पता नहीं मुझे इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़े। जाओ, ये लो तुम अपना किराया। मैंने 100 रुपया उसकी तरफ बढ़ा दिया। पर मेरे पास तो खुला नहीं है। बस ठीक है, ये 100 ही ले जाओ। शाबाश। और देखो, किसी से इसका जिक्र नहीं करना, समझे, वरना तुम भी फंस जाओगे। जी ठीक है, मुझे आपकी ये बात याद रहेगी। कि कहकर उसने टैक्सी का रुख गुजरात की तरफ मोड़ लिया। जब वो मेरी नजरों से ओझल हुआ तो मैं वहां से फौरन ही वजीराबाद की तरफ चल दिया। डर मुझे यह था कि फिर वहां से कोई बस गुजरेगी तो फिर वो तमाम तमाशा उनकी नजरों में आ जाएगा। वजीराबाद वहां से कोई 1 मील दूर था। मैंने सड़क छोड़ी और रेलवे लाइन के साथ चलता हुआ शहर तक जा पहुंचा। सुर्ख कार अभी तक वापस नहीं आई थी। उस सतनाजा साहब ने मुझे एक जबरदस्त आजमाइश में डाल दिया था, वरना वो मेरा रास्ता नहीं था। मगर अब तो मैंने उखली में सर दे ही दिया था। धमाकों से डरकर तो बात नहीं बन सकती थी। वजीराबाद पहुंचकर मैं स्टेशन के करीब एक और होटल में जा दबका। कमरा जो मुझे मिला वो छोटा सा था, मगर मेरी सारी जरूरतें वहां पूरी होती थी। ये तो अच्छा था कि कुछ रकम मेरी जेब में मौजूद थी, वरना मैं तो मारा ही गया था। उस शरीफ आदमी ने मुझे तबाही कर दिया था। साला मेरा ब्रीफकेस ही उठाकर चल दिया और मेरी भी ऐसी मत मारी गई थी कि मुझे उस घड़ी किसी बात का ध्यान ही नहीं था। होटल के कमरे में बंद होकर मैं फिर खुद से उलझने लगा। सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन थी। उन लड़कियों के अगवा के लिए मुझे कोई और ही तरीका आजमाना पड़ेगा। एक कार मेरे पास होना बहुत जरूरी थी, मगर वो इस वक्त मैं कहां से ले सकता था। रात के 11 बजे मैंने होटल छोड़ दिया। अब मुझे वहां वापस आने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने बिल भी अदा कर दिया और पैदल ही मैं बाजार से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। शहर का नक्शा ऐसा है कि वहाँ एक ही बाजार यहाँ से वहां तक फैला हुआ है, जिसके दोनों तरफ आबादी है। तहसील के पास पहुंचकर मैं निजामाबाद की तरफ मुड़ गया। बाजार तो सरेशामी वीरान हो जाता है और फिर वो सर्दियों की रातें थी। रात 12 बजे वहां सिर्फ पहरेदारी नजर आते थे जो जगह जगह आग जलाकर बैठे थे। उनमें से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम किधर जा रहे हो। दरअसल मेरा लिबास ही मेरी बड़ी ओट साबित हो रहा था। जब मैं उस कोठी के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट के अंदर बने कैबिन में पहरेदार खड़ा था। वो बेचारा सारी रात वहीं खड़ा पहरा देता रहता था। मैं एकदम उसके सामने जा पहुंचा तो उसने अपनी 2 नाली बंदूक जानबूझकर ऊपर उठा ली। हालांकि उसके बोझ से आजिज आकर उसने वो बंदूक दीवार के साथ लगा रखी थी। गेट का फाटक खोलकर वो बाहर सड़क पर आ गया। मैं कोठियों को यूं देख रहा था जैसे मैं किसी नाम को तलाश कर रहा हूँ। हसनैन लांगाही के नाम की तख्ती तो मेरे सामने थी।
बाहर आकर वो बोला, क्या बात है मियाँ जी, किसे ढूंढ रहे हैं? मैं लांगाही साहब से मिलना चाहता हूँ भाई, लाहौर से आया हूँ, वो मेरे खालू होते हैं। वो तो मियाँ जी इस वक्त घर पर नहीं है, कुछ फसाद हो गया था आज, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ गुजरांवाला गए हुए हैं। फसाद? क्या मतलब? कोई खून खराबा हो गया था वहाँ? जी हाँ, बात कुछ ऐसी ही थी। किसी ने उनकी गाड़ी जला दी और उसमें सवार 2 मुलाजमों को भी बेहोश कर दिया। दरिया के पास जो जगह है वहाँ ये वाकया पेश आया था। आप अभी आ रहे हैं? हाँ भाई, 9 बजे जो गाड़ी लाहौर से चलती है, मैं उससे आया हूँ। तुम यूँ करो कि हमारी खाला जान को इत्तला दे दो, कहना कि गुलाम फरीद आया है लाहौर से। जी बहुत बेहतर, मैं उन्हें जगाकर इत्तला देता हूँ। हो सकता है वो जागी नहीं हो, लांगाही साहब का उन्हें इंतजार है। कि कहकर वो गेट के अंदर जाने लगा तो मैंने उसके पास पहुंचकर पीछे से उसकी गर्दन की रगें मसल दी। वो औंधे मुंह जमीन पर जा पड़ा और बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसको मैंने फौरन खींचकर कैबिन के अंदर डाल दिया। सुर्ख रंग की कार गैराज में खड़ी थी जिसका दरवाजा कोई नहीं था और वो मेरे बहुत काम आ सकती थी। मैं इमारत की तरफ बढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि बरामदे से आगे बाएं हाथ के कमरे में रोशनी हो रही है। ये अच्छी बात नहीं थी। मैं किसी जागते हुए आदमी का सामना नहीं करना चाहता था। फिर भी मैं वहां रुका नहीं बल्कि सीधा उस कमरे तक जा पहुंचा। उसकी खिड़कियां मेरे सामने ही थी। उनके शीशों में से मैंने अंदर झांक कर देखा तो मालूम हुआ कि एक लड़की उस वक्त भी मुताले में मसरूफ थी। शायद उसके इम्तिहान सर पर आन पहुंचे थे। किताबें उसने मेज पर फैला रखी थी। टेबल लैंप की रोशनी में उसका चेहरा मुझे बहुत ही भला सा मालूम हुआ। कमरे में बिजली का हीटर जल रहा था और वो सादा से लिबास में कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। दूसरी लड़की कमरे के अकबी हिस्से में बिस्तर पर लेटी थी। टेबल लैंप की रोशनी उस तक यूं पहुंच रही थी जैसे कोई ख्वाब में दूर अफक पर पो फटते हुए देख रहा हो। वो दोनों लड़कियां एक ही कमरे में मौजूद थी और मुझे नहीं मालूम था कि उनकी वालदा किस कमरे में है। एन उसी वक्त लड़की ने किताब अलग रखी और उठकर कमरे का दरवाजा खोलने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं खिड़की से हटकर एकदम उसके पीछे जा पहुंचा। वो अभी दूसरे कमरे का दरवाजा खोल ही रही थी कि मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। वो मेरे हाथों में झूल गई। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसको उठाकर मैंने बरामदे में दीवार के साथ डाल दिया और फिर खुले दरवाजे में से कमरे में दाखिल हो गया। दूसरी लड़की बेसुध होकर सोई हुई थी। उसको उठा लेना कुछ भी मुश्किल नहीं था, मगर उसको जगा लेना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। मैंने सोते हुए उसकी रग मसल डाली। एक हल्की सी चीख उसके लबों तक आकर वापस चली गई। उसे बिस्तर से उठाकर जब मैं किताबों से लदी फदी मेज तक पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि जिस लड़की को मैंने पहले उठाया था वो रेहाना थी और दूसरी का नाम जमीला था। मेज पर कार की चाबियां रखी थी, जैसे उन्हें किसी ने यूं ही बेख्याली में वहां डाल दिया हो। वो चाबियां मैंने उठा ली और जमीला को उठाकर मैं सुर्ख कार तक जा पहुंचा। उसके बाद मैंने रेहाना को बरामदे से उठाया और उसे भी कार की पिछली सीट पर डाल दिया। एक उनमें से अगली सीटों के बीच में गिर गई, दूसरी सीट पर ही पड़ी रह गई। कार को मैंने वहीं स्टार्ट नहीं किया बल्कि उसे धक्का देकर मैं गेट से बाहर ले गया। मेरे लिए यही बेहतर था, वरना कोठी के और लोगों के बेदार होने की सूरत में कोई नया फसाद खड़ा हो सकता था। कार को कोठी से बाहर निकालकर मैंने गेट बंद किया और फिर उसको स्टार्ट करके मैं उसी वक्त वहां से चल दिया। ये मरहला मेरे लिए बहुत ही आसान साबित हुआ। सारा काम आप ही आप होता चला गया। किसी ने कोई मज़ाहमत ही नहीं की। कुछ ही देर बाद मैं बड़ी शाहरा पर जा निकला। अब मेरे लिए कोई मुश्किल बाकी नहीं रह गई थी, मगर मेरा ज़मीर मुझे मुसलसल मलामत कर रहा था। मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। सुबह 3 बजे मैं लाहौर जा पहुंचा। हैदर उस वक्त गहरी नींद में था। मैंने बार बार घंटी बजाई, तब कहीं जाकर उसकी आंख खुली और वो दौड़ता हुआ गेट तक आन पहुंचा। जब उसने ताला खोलकर मुझे देखा तो बोला, आप कहाँ से आ रहे हैं सरदार साहब? मैं तो बहुत गहरी नींद में था। बहुत परेशान करते हो तुम, हटो पीछे और ये गेट बंद कर दो। मैं कार को लेकर कोठी के अंदर जा पहुंचा। जब हैदर वापस मुड़ा तो मुझे उसने रेहाना को पिछली सीट से उठाते हुए देख लिया। ये कौन है साहब जी? कहाँ से मिल गई आपको? चुप रहो, इनके बारे में कोई बात न करना, मैंने उसको डांटते हुए कहा और रेहाना को ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया। जब मैं जमीला को भी अंदर ले गया तो हैदर एक बार फिर मेरे पास झुकाया। ये कौन है आखिर साहब जी? कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, इसकी फिक्र मत करो, बस सुबह शाम तुम इनका ध्यान रखोगे। अभी तो ये बेहोश हैं, जब ये होश में आए तो इनको जिस चीज की भी जरूरत हो दे देना। वैसे मैं भी इधर ही हूँ। मगर ये हैं कौन? तुमसे मतलब? जाओ अब तुम दोनों जाओ, अब तुम सो जाओ, मैं खुद इनका ध्यान रखूंगा। ये कहकर मैंने दोनों लड़कियों के हाथ खींचकर कमर पर बांध दिए और फिर उनके टखनों पर भी रस्सी चढ़ा दी। मुझे डर यह था कि वो जाग गई तो बहुत शोर मचाएंगी। उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि कोई सोते में उनको अगवा कर लेगा। उनकी तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद मैंने कमरा चारों तरफ से मुकफ्फल किया और फिर एक कमरे में जाकर लेट गया। नींद ने मेरे वजूद को संसार करना शुरू कर दिया था। बिलाशुबा वो मेरी जबरदस्त फतह थी। मैं इतने सारे फसाद में हाथ डालकर लड़कियों को यूं उड़ा लाया था जैसे लोग मक्खन से बाल निकाल लेते हैं।
मैं सुबह 8 बजे जब बेदार हुआ तो हैदर ने बताया कि दोनों लड़कियां अभी तक बेहोश हैं। उन्हें नींद के फरेब में मुब्तला हुए 8 घंटे गुजर चुके थे। अब तक तो उनको होश में आ जाना चाहिए था। हैदर उन्हें खिड़की के शीशों में से देखता रहा था। नींद से बेदार होते ही मैंने फौरन मुंह हाथ धोया और फिर सतनाजा साहब को फ़ोन कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर वो बोले, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपने घर से। क्या मतलब? यानी आप वापस भी आ गए? हाँ, मुकम्मल वापस आ चुका हूँ। और वो हमारा काम? आपका काम तमाम कर दिया जनाब। वाकई कमाल है, हद हो गई। मैं अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ। अपनी कोठी में ही है ना आप? जी हाँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कि कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अभी मैंने नाश्ता किया ही था कि सतनाजा साहब मेरे पास आन पहुँचे। सुर्ख कार उन्होंने बाहर ही देख ली थी, मगर अपनी कार उन्हें वहाँ ना पाकर बड़ी हैरत हुई। मगर जिस खुशखबरी को सुनने के लिए वो बेचैन हो रहे थे वो तो मैं ले आया था। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे भाई? मुझे यकीन नहीं आता। कहाँ हैं वो लड़कियाँ? वो सोफे पर धंस कर बैठते हुए बोले, साथ के कमरे में हैं, खिड़की में जाकर देख लें। वो उठे और पहलू के कमरे की खिड़की से जा लगे। लड़कियां अभी तक बेसुध पड़ी थीं। मैं डरा कि कहीं वो मरमरा ही न गई हों। मेरे ऑपरेशन का अंदाज भी कुछ ठीक नहीं था। हाथ जरा गहरा धंस गया तो दूसरे की जान पर बना आती थी। मैं भी सतनाजा साहब के पास जा ठहरा और फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। लड़कियां तो बहुत नौखेज हैं और फैशनेबल भी। हाँ, मगर इन पर ज़्यादा तबसरे ना करें तो बेहतर है। ये मेरी अमानत है सतनाजा साहब, और मैंने तहैया कर रखा है कि इन्हें जैसे भी हो सका जल्दी वापस छोड़ाऊंगा। वो तो जाहिर ही है, हमको इनका अचार नहीं डालेंगे, मगर आपके कमाल की मैं दाद देता हूँ सरदार साहब। उस वक्त मैं लड़कियों की नब्ज़ें देख रहा था। दोनों तंदुरुस्त तवाना थीं, अलबत्ता उनका सांस अब भी भारी था, मगर यूं नजर आता था जैसे वो अभी अभी सोई हैं। अब आए, ये खुद ही होश में आ जाएंगी। इनको यहाँ ही रखना है या कहीं और लेकर जाना है? नहीं, इनको इधर ही पड़ा रहने दें। यह किस्सा जल्दी तय हो जाएगा। हसनैन लांगाही खुद ही चीखता हुआ आएगा। ठीक है, आप इसका ध्यान रखें। आए, अब चाय पी लें। नाश्ता तो मैं कराया हूँ, मगर ये बताएं कि मेरी गाड़ी कहाँ है? उसका ना ही पूछे तो अच्छा है। क्यों, क्या हुआ? चालान हो गया था कहीं? जी नहीं, बल्कि गाड़ी ही ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई? नहीं भाई, मजाक ना करें, बड़ी कीमती कार है वो। कहाँ रखी है आपने? सतनाजा साहब ने मेरी बात को मजाक समझते हुए कहा, देखें हुआ यह है कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात उन्हें तफसील से सुना दी। वो बड़े गौर से मेरे एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनते रहे। मैं चुप हुआ तो उनका मिजाज बरहम होने लगा। ये कैसे हो सकता है सरदार साहब? गाड़ी कैसे चला दी उन लोगों ने? आपसे कोई ब्रीफकेस भी छीन कर ले गया? ये मैं कैसे मान लूँ? मान ही ले तो अच्छा है सतनाजा साहब, इसी में हमारी बेहतरी है। अगर चाहे तो मैं आपको नई गाड़ी लेकर दे सकता हूँ। 10,000 की तो खैर कोई बात नहीं है, वो भी मैं आपको लौटा सकता हूँ। मेरे लहजे की चुभन को उन्होंने फौरन ही महसूस कर लिया। अपनी आवाज़ को वो एकदम खुशगवार बनाते हुए बोले, चलो जो हुआ सो हुआ, लानत भेजे इस किस्से पर। आपको तो वो पहचान नहीं सके ना? जी नहीं, मेरी बचत बस इसी में थी, मगर ऐन मुमकिन है कि वो मुझे पहचान गए हों। बिला वजह तो वो मेरे पीछे नहीं आ सकते थे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ होगा, वरना आप पर वो किसी और तरह हाथ डालते। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बड़े साहब को मैं ये खबर दे दूँ, सारा जोर अब हम इसी बात पर सर्व कर रहे हैं कि हसनैन लांगाही को उस पार्टी से अलग कर दें। मैं यहाँ से वजीराबाद फ़ोन कर सकता हूँ क्या? कर लें, मगर किससे बात करेंगे आप? मैं थाने फ़ोन करूँगा, आज की ताज़ा खबर पूछूंगा। ये कहकर वो फ़ोन की तरफ बढ़ गए। वजीराबाद उन्हें जल्दी मिल गया। हेलो, मैं डीएसपी रंधावा बोल रहा हूँ, थानेदार साहब को फ़ोन दो। दूसरी तरफ से कोई सिपाही उनसे मुखातिब था। उसने फौरन ही फ़ोन थानेदार को दे दिया। क्या हाल है डार साहब, राजी तो हैं? मैंने दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। वो किसी ज़माने में दूसरे कमरे में पड़ा होता था, मगर अब वो मेरी ही मेज़ पर धरा रहता था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपने कैसे याद फरमाया? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, कोई ताज़ा खबर? कुछ भी नहीं, सब ओके है जनाब। अलबत्ता हसनैन लांगाही है ना यहाँ का? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? सर, उसकी दोनों बेटियां किसी ने अगवा कर ली हैं। वो बेचारा बहुत सर पीट रहा है। भागता हुआ सुबह सवेरे मेरे पास आया। मैंने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, मगर समझ में नहीं आया कि वो गई कहाँ हैं। उनकी कार भी गायब है। अच्छा, ये कैसे हो गया? वो दोनों ही गायब हैं। जी हाँ, पहरेदार भी बेहोश पड़ा मिला। उसे सुबह जाकर कहीं होश आया। उनकी माँ को भी खबर नहीं है, वो दूसरे कमरे में सोई हुई थी। कमाल है भाई, उनका पता करो, वो तो बहुत अहम आदमी है। ये कैसे हो गया? वरना तो वो हमें बहुत परेशान कर देंगे। जी मुझे मालूम है, मगर वारदात का कुछ सुराख भी तो मिले सर।
सुना है किसी ने उधर दरिया चनाब पर लंगाही साहब की गाड़ी चला दी। उसमें अख्तर और हकीम खान सवार थे। दोनों ही दरख्तों को नीचे बेहोश मिले, मगर अभी तक पता नहीं चल सका कि वो वारदात किसने की। एक गाड़ी गुजरात में भी कल चला दी गई थी, मगर उसका मालिक थाने नहीं पहुंचा। अच्छा, उसकी इत्तला तुम्हें कैसे मिली? ये बात हमें अख्तर और हकीम खान ने बताई। वो गाड़ी उन्होंने जलाई थी। वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं, जिसके बदले में उस आदमी ने उनकी गाड़ी जला दी। मगर क्यों? कोई वजह तो होनी चाहिए थी। कुछ समझ में नहीं आता रंधावा साहब। वो दोनों आदमी ये बताते हैं कि वो शख्स कार में लांगाही साहब की लड़कियों का पीछा कर रहा था। उसने परसों रात उनकी कोठी का भी जायजा लिया और फिर कल सुबह सवेरे वो वहां जा ठहरा। जैसे ही लड़कियां बाहर निकली, वो उनका गुजरात तक ताक़ुब करने लगा। अख्तर और हकीम खान ने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। ये सारा किस्सा वहीं से शुरू हुआ था। कहीं वही आदमी लड़कियों को अगवा करके ना ले गया हो? सतनाजा साहब ने उस मामले में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ऐन मुमकिन है यही बात हो, मगर उसे ना वो लोग जानते हैं ना हम। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। 2 रातें उस आदमी ने यहाँ होटल में भी गुजारी हैं। उसका पता करो भाई। ये तो बहुत बुरी बात है। हसनैन साहब अब क्या चाहते हैं? वो कह रहे थे कि वो आज ही गवर्नर साहब से मिलेंगे। उनकी लड़कियों को कोई नुकसान पहुंचा तो वो कयामत मचा देंगे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसकी बेटियां गुम हो जाएं वो कुछ भी करे तो वो थोड़ा है। उन्होंने फोन बंद कर दिया। आपने थानेदार की बातें सुन ली? जी हाँ, आपको शायद मेरी बात पर एतबार नहीं आ रहा था। कुछ उसकी सदाकत पर मुझे शुबा था, मगर अब दूर हो गया। बहरहाल उम्मीद रखें, हसनैन लांगाही लाहौर आ ही रहा होगा। हाँ, उससे बहुत सोच समझ कर बात करें। किसी को मेरे घर का पता आप नहीं देंगे। कोई पागल थोड़ी हैं हम। बस उसे आ लेने दें। बड़े साहब से उसकी मुलाकात जरूर होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेहतर है। मेरा ख्याल है वो लड़कियां जाग गई हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ये कहकर मैं हैदर की तरफ लपका। वो भी दीवार के साथ खड़ा उनकी आवाजें सुन रहा था। देखो ये हैदर, इधर आ। ये जो लड़कियां हैं ना, उनके सामने तो मुंह पर कोई कपड़ा बांध कर जाओगे, समझे? कोई जराब चढ़ा लो। अपना ये मनहूस चेहरा उनको मत दिखाना। अब जाओ, दूसरी तरफ के दरवाजे में से उनसे बात करो। जी बहुत बेहतर, मैं वाकई जराब चढ़ा लेता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में जा घुसा। जब वो बाहर निकला तो उसने चेहरे पर स्याह रंग की जराब पहन रखी थी। उसने दूसरी तरफ से जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो मैं और सतनाजा साहब उस वक्त खिड़की के करीब खड़े थे और उनकी बातें और सूरतें हम साफ देख सकते थे। हैदर ने दरवाजा खोला तो वो दोनों एकदम और ज्यादा चीखने लगी। हमें किसने बांधा यहाँ? कौन था वो बदमाश? हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आहिस्ता बोले मिस, बहुत आहिस्ता। आप कालू बला जिनके कब्जे में है, वही रात आप दोनों को उठाकर यहाँ ले आया था। जरा मेरे हाथ तो खोलो, मैं तुम्हारी बोटियां नोच लूंगी। आखिर तुम होते कौन हो? क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अब जिन का रोक देते हो? आपको बहुत भूख लगी होगी, मैं आपके लिए नाश्ता लाता हूँ। भाई खुदा के लिए हमें बताओ कि हम कहाँ हैं। हमें किसने यहाँ ला डाला है? मैं तो खुद नहीं जानता हूँ हमशीरा। मैं तो खुद इख्वाशुदा आदमी हूँ। आपकी खिदमत वो मुझे सौंप गए हैं। कौन सौंप गए हैं ये खिदमत? आखिर वो हैं कौन? हमसे उन्हें क्या जिद थी? हो सकता है आप उन्हें पसंद आ गई हो हमशीरा। कोई क्या कह सकता है। उनका ये हुक्म है कि मैं आपको कोई तकलीफ ना होने दूं। तकलीफ की क्या बात करते हो? हमारे हाथ पैर बंधे हैं और तुम ये कह रहे हो? इसमें भी उनकी कोई मसलहत होगी जनाब। अभी आप नाश्ता कर लें, फिर आराम से सो जाएं। यहाँ कोई बच्चे वगैरह नहीं है जो आपकी नींद में खलल डालें। हमें नहीं करना नाश्ता। ये बकवास बंद करो और फौरन हमारे हाथ खोल दो। जमीला कुछ ज्यादा ही बेसब्री हो रही थी। सतनाजा साहब वहां से हट गए और मुझे अपने साथ कमरे में ले जाकर बोले, इनसे बहुत होशियार रहना। लड़कियां बहुत तेज लगती हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इनको हम जल्दी छोड़ देंगे। मैं आपको शाम के वक्त कॉल करूंगा। ठीक है, मुझे भी अभी कोई काम नहीं है। मैं सारी रात का जागा हुआ हूँ, अभी आराम करूंगा। मैंने सतनाजा साहब को लॉन तक पहुंचाते हुए कहा। वो जीप में आए थे और उसी में वापस चले गए, मगर अपनी कार का मलाल उनके चेहरे से आया था।